हेलो, आई एम डॉक्टर राजकुमार द्विवेदी। कल के वीडियो में हमने चर्चा की थी कि लॉकडाउन में माइंड फ्री स्टडी कैसे करें। उसमें मैंने आपको बताया कि कोई भी स्टडी जो आप करते हैं तो याद करने का तरीका आपका क्या होना चाहिए। याद करने के तरीके के बारे में आपको बहुत अच्छे ढंग से मैंने समझाने की कोशिश की। यदि आपने नहीं देखा हो तो फिर से देख लीजिएगा। और फिर से भी मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं कि मैंने ये बताया था कि किसी चीज़ को आपको याद करना है, किसी भी टॉपिक को आपको याद करना है तो कैसे याद करेंगे। तो उसके लिए सबसे सरल उपाय मैंने ये बताया था कि एक बार पूरा मन लगा के पढ़ लें, उसको 3 बार कम से कम राइट कर लें, लिख लें और एक बार लास्ट में दोहरा लें। कोई भी टॉपिक होगा इतने में याद हो जाएगा। ये मैंने कल के वीडियो में आपको समझाया है, एक बार और उसको देख के आप अच्छे से समझ सकते हैं। आज मैं और ही अच्छे टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूँ और वह टॉपिक ये है कि अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे पैदा करें। क्योंकि बोरिंग लगता है आप लोगों को, जो आप पढ़ते हो कहते हो बोरिंग है, हम कैसे पढ़ें, मन नहीं लगता हमारा पढ़ने में। हम किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी कैसे उसको सुरुचिपूर्वक और प्रसन्नतापूर्वक कैसे पढ़ सके कि हमारा उसमें इंटरेस्ट जागृत हो। इसके लिए मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कैसे जागृत करना है, मतलब उसको सुरुचिपूर्ण अपने भाषा में उसे कैसे ढालना कि हमारा उसको मन लगे कि हम उसे पढ़ें, देखें, समझें। अपने आप हमारा मन लगे कि यार थोड़ा और देखें, थोड़ा और देखें, थोड़ा और देखें। अभी तो ये लगता होगा कि स्टडी 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, बंद करें, बहुत बोरिंग है, नहीं रटा जा रहा है। सिर्फ क्योंकि रटने की कोशिश करते हैं इसलिए बोरिंग लगने लगता है। आज हमको ये बिल्कुल नहीं करना है। आज हमको ये करना है कि उसको किसी भी टॉपिक को, जैसे मैं थोड़ा थोड़ा सभी सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ आपको। ओनली जैसे मैं तो केमिस्ट्री का ही हूँ तो केमिस्ट्री के बारे में पहले बात करूँगा। जैसे आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, अब आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना है। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में जब आपको पढ़ना है तो इलेक्ट्रॉन को तो आपने देखा नहीं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यही आपके दिमाग में चक्का गिननी करते रहते हैं। ये क्या है इलेक्ट्रॉन, कैसे पढ़ें इसको। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो है नहीं कि आप उसको देख सकें, उसको अच्छी तरह से स्टडी कर सकें। आपको बस उसको देखना है और याद करना है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना तो आप इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं तो सीधे सीधे आप सीधे विश्व की कल्पना में आ जाइए, यूनिवर्स की कल्पना में आ जाइए और अपने पृथ्वी को ही एक इलेक्ट्रॉन मान लें। पृथ्वी को एक इलेक्ट्रॉन मान लें और सूर्य को न्यूक्लियस मान लें, जो अपना सन है उसको न्यूक्लियस मान लें और गैलेक्सी को एक एटम मान लें, पूरा पदार्थ मान लें कि गैलेक्सी एक पदार्थ है। अब उसके पश्चात जब हम पृथ्वी को इलेक्ट्रॉन मानेंगे तो आप जानते हो कि जैसा इलेक्ट्रॉन अपने आप में चक्कर लगाते हुए और फिर अपने न्यूक्लियस का चक्कर लगाता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन तो पहले अपने अंदर स्वयं चक्कर लगाता है और फिर स्वयं चक्कर लगाते हुए पूरे न्यूक्लियस का चक्कर लगाता है। इसी तरह हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी भी बिल्कुल घूमती रहती है राउंड 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 और फिर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर 365 दिनों में एक बार पूरा चक्कर लगा लेती है। इसी तरह आप इसको यूनिवर्स से डायरेक्ट जोड़ दें कि गैलेक्सी अब अपना एटम वो हो गया, पूरा मैटर हो गया और पृथ्वी को अपन इलेक्ट्रॉन में मान लें और सूर्य को एक न्यूक्लियस मान लें। शायद इस चीज़ से जोड़ेंगे तो आपके दो चैप्टर एक साथ तैयार होंगे। कैसे? एक तो आपका यूनिवर्स वाला तैयार होगा चैप्टर, निश्चित रूप से यूनिवर्स का रहता है तो यूनिवर्स भी तैयार हो गया और यहाँ केमिस्ट्री का भी एक चैप्टर तैयार हो गया। इस तरह से एक केमिस्ट्री की मैंने बात की। इसी तरह से आप फिजिक्स में जाओ, फिजिक्स में जाते हो तो जैसे आप लाइट पढ़ रहे हो तो लाइट के बारे में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए सीधे सीधे आप सोचो कि ये जो अपने घर में लाइट आती है, जैसे बल्ब जलाते हैं लाइट जल जाती है, फिर बंद करते हैं बंद हो जाती है, कितना जल्दी आते हैं। तो ये भी तो इलेक्ट्रॉनों का एक तरह से आवागमन तो है, इलेक्ट्रॉन आते हैं इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो लाइट के बारे में पहले सोचें कि हमारे घर की लाइट कैसे जलती है, कैसे ऑन होती है, कैसे ऑफ होती है। घर में भी 2 प्रकार की लाइट होती है। आप एक इन्वर्टर भी तो लगाते हैं, अरे बैटरी इन्वर्टर जो आपके घर में लगा होता है तो एक डीसी हो गया और एक एसी हो गया, अल्टरनेटिव करंट एक डीसी हो गया। तो सीधी बात है कि एसी और डीसी तो आप यहीं पे समझ जाएंगे कि जो बैटरी है वो डीसी करंट देगा और जो घर की लाइट है अल्टरनेटिव वो ऐसे 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 चलेगा तरंगों के रूप में, और डीसी जो डायरेक्ट चलेगा। यानी डायरेक्ट करंट जब चले तो उसे हम डीसी मान लें, जब अल्टरनेटिव चले तो उसको हम क्या मान लें, एसी मान लें।
तो ये तो फिजिक्स के बारे में होगा। तो आप इसको अपने घर से भी, कोई भी सब्जेक्ट हो, पहले घर से ही उसको सोच लें कि घर में तो लाइट जलती है, घर में इन्वर्टर भी है, इन्वर्टर वाला करंट डीसी करंट, और जो घर का जो जनरल लाइट है वो एसी करंट है। इस तरह से हम इसको फिजिक्स के बारे में भी, अदर चीज़ें भी सोच सकते हैं। अब हमको मान लीजिए हिंदी पढ़ना है। हिंदी तो ऐसे भी सब लोगों के लिए प्रिय होती है, क्योंकि अपनी मातृभाषा है, मातृभाषा किसे अच्छी नहीं लगती, निश्चित रूप से। तो जब आप मातृभाषा में जाएं तो आप पहले उसको काव्य पाठ से शुरू करें। काव्य पाठ से शुरू करेंगे तो उसे गा करके बढ़िया गाएं, एक अच्छे स्वर में गाएं, सिंगिंग करें उस कविता को, जो भी कविता है। वो नई कविता भी है तब भी उसे थोड़ा बहुत सिंगिंग कर सकते हैं। और जो विभिन्न प्रकार की कविताएं हैं उसको यदि आप गाएंगे पूरे लय के साथ तो आपको अच्छा लगेगा। फिर यदि गाने से भी आपका मोह भंग हो जाए तो आप निश्चित रूप से उसमें कहानियाँ भी होती हैं, कहानियाँ पढ़ें, उसके गद्य पढ़ें। और जब गद्य या कहानी पढ़ें तो उसको इस तरह से पढ़ें कि आपको इसके आंसर भी देने। जैसे आजकल अनसीन पैसेज सबसे ज़्यादा आते हैं, अनसीन पैसेज आ जाएगा और अनसीन पैसेज में उसी से आपको आंसर छांट कर लिखना है। तो जब उसी में उसका उत्तर है तो एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो उत्तर ऑलरेडी आ जाएगा। इसी तरह जो काव्य है उसको गा के पढ़ेंगे, एक बार अर्थ देख लेंगे, आराम से आ जाएगा। अब जैसे कुछ लोग संस्कृत भी पढ़ते हैं तो संस्कृत में बस वही, हिंदी और संस्कृत लगभग समान तो हैं। सीधी बात है, संस्कृत से ही हिंदी का प्रादुर्भाव हुआ है। तो निश्चित रूप से जब आप संस्कृत पढ़ते हैं तो उसमें रूप वगैरह को जरूर आपको रटना पड़ेगा। तो रूप को रटने के लिए भी तरीके हैं, उसमें दिए हुए हैं कि 1 लाइन 2 लाइन प्रथमा द्वितीय मध्यमा। तो उसको एक बार याद करेंगे, थोड़ा सा आपको जरूर उसमें रेक्टिफिकेशन भी मारना पड़ सकता है, पर उसको जब आप खाली टाइम हो तो एक बार देख लें, एक चुटके में लिख लें, एक कागज में लिख लें, उसे घूमते घूमते भी पढ़ लेना, घूमते घूमते याद कर लें, क्या दिक्कत है। इसी तरह और भी सब्जेक्ट आपके हैं, जैसे आपको हमने अंग्रेजी में बच्चे थोड़ा सा ये सोचते हैं, कोई भी होगा, अरे यार ये टेंस इतना सारा कौन पढ़े, अरे यार ये ग्रामर इसकी बहुत कठिन है, अरे यार क्या करें। अंग्रेजी में सबसे सरल उपाय है कि पहले आप मीनिंग याद करें, और मीनिंग के लिए आप एक निश्चित रूटीन बना लें कि हमको 10 या 20 जितना आप कर सकते हो, हमें नहीं कोई दबाव डाल रहे, पर 10 या 20 मीनिंग आपको डेली याद करनी। ऐसा कोई दिन ना जाए जिसमें आप 10 या 20 मीनिंग याद न करें। यदि आपसे मीनिंग याद हो जाए ना तो अंग्रेजी आपको बहुत ही सरल लगने लगे। बाकी उसकी ग्रामर, हिंदी की ग्रामर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ग्रामर तो लगभग समान ही होती है, फिर भी ग्रामर पढ़ना बहुत सरल हो जाएगा आपको अंग्रेजी सिर्फ इसलिए कठिन लगती है क्योंकि आपके पास मीनिंग पावर नहीं रहता। आप निश्चित रूप से मीनिंग देखें और डेली 20 मीनिंग का आप बना लें कि कोशिश करेंगे कि हम 20 मीनिंग याद करेंगे। अब 20 मीनिंग याद कैसे होगी उसको भी मैं बहुत सरल तरीके से बताता हूँ। जैसे आपने मान लीजिए 10 या 20 मीनिंग तैयार की, अब 10-20 मीनिंग को एक बार आपने पढ़ लिया, उस मीनिंग को छोटे छोटे अपने वर्ड्स में, छोटे छोटे वाक्यों में उसको कर लें। यदि छोटे छोटे वाक्यों में उस मीनिंग को प्रयोग कर लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। और साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा बोलना सीखेंगे तो वाक्य आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे। मीनिंग में सबसे बड़ा सरल उपाय है कि पहले वो मीनिंग आप याद करें जो आपके डेली के दिनचर्या में है, जिसे आप, जैसे घर की सामग्री है तो जितनी घर की सामग्रियां हैं उन सबकी मीनिंग पहले तैयार कर लें। जो चीज़ें आपके उपयोग में आती हैं पहले उनकी मीनिंग याद कर लें। जो आप खाते पीते हैं, खाने पीने वाली जितनी मीनिंग है उनको आप तैयार कर लें, तो इससे आपका इंटरेस्ट जमेगा कि अरे इसको ये बोलते हैं। जैसे गद्दे में पढ़ते हैं तो यार गद्दे को मैट्रेस बोलते हैं, तकिया का यूज करते हैं तो तकिया को पिलो बोलते हैं, चादर को क्या बोलते हैं। मतलब जो आपके घर में उपयोग होने वाली हो वहाँ से मीनिंग की शुरुआत करें। तो उपयोग में होने वाले मीनिंगों में यदि आप वाक्य बनाएंगे तो आप छोटे छोटे वाक्यों में अंग्रेजी का प्रयोग करने लगेंगे और आपके घर में जो भी हो थोड़ा सा अंग्रेजी बोलेंगे तो इंप्रेशन बनेगा। और घर में यदि थोड़ा बहुत गलत भी होगा तो चल जाएगा, सुधार तो बाद में कर लेंगे। गलतियां किससे नहीं होती, सबसे होती हैं, पर सुधार भी तो होता है। तो पहले यदि कहीं गलत हो तो ये मत सोचें, संकोच में हमें रह जाते हैं, अरे यार गलत हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, ये गलत बोल दिया। इस गलती के चक्कर में कि गलती ना हो गलती ना हो गलती ना हो, इसके चक्कर में हम बोलते नहीं, और नहीं बोलते हैं तो निश्चित रूप से हमसे वो बन ही नहीं पाता।
और हमेशा हमारे अंदर एक झिझक की भावना भरी रहती है, एक संकीर्ण भावना भर जाती है मन में और हम बोल नहीं पाते। इसलिए इस संकीर्ण भावना को खत्म करो। अरे गलती होगी, हो जाएगी, संसार में किससे गलती नहीं होती, हम इंसान हैं, हम भगवान थोड़े हैं कि हमसे कोई गलती नहीं होगी। इसलिए ये तो बिल्कुल छोड़ दें कि हमसे गलती ना होगी। गलती हो तो हो, उसको हम फिर से सुधार करेंगे। एक बार गलती होगी दोबारा सुधार करेंगे, दोबारा गलती होगी तिबारा सुधार करेंगे। लगातार सुधार प्रोसेस है, ये प्रोसेस चलती रहती है। तो गलतियों का सुधार निश्चित रूप से होता है, पर किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लाने के लिए, जो मेरा आज का मुख्य टॉपिक है, इंटरेस्ट लाने के लिए पहले उसके बारे में, उसको पढ़ने के पहले एक बार जरूर उसके बारे में सोचें और उसे खुद से रिलेटेड करें कि वो हमारे जीवन में किस तरह खुद से रिलेटेड है। और खुद से रिलेटेड करने के बाद फिर उसको देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका इंटरेस्ट उसमें जम जाएगा। और किसी चीज़ में जिस दिन इंटरेस्ट आ जाता है ना, तो एक बार इंटरेस्ट आ जाए तो अपने आप उसको और देखने की इच्छा पड़ती जाती है। और देखने की इच्छा जब आपकी पड़ेगी तो निश्चित रूप से आप उस टॉपिक को तैयार करते जाएंगे। और याद करने के लिए मैंने कल आपको वीडियो में बताया, एक बार और उसको देख लें। इस तरह से मैं आपको लगातार लॉकडाउन में बताता जाऊंगा कि आपको अपनी स्टडी में सुधार कैसे करना है, माइंड फ्री होकर के स्टडी कैसे करना है। ओके, बाय, धन्यवाद, थैंक यू। तो मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, जिससे अन्य लोगों को भी फायदा हो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।